गुड मॉर्निंग। आ जाइए सभी लोग लाइव। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग हिंदी के पेडागोजी का 15 क्वेश्चन को बनाएंगे। तो 15 क्वेश्चन पहले मैथ्स का देख लेते हैं, मैथमेटिक्स का। उसके बाद फिर हम लोग 15 क्वेश्चन हिंदी का पेडागोजी का करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला, हम बीच बीच में कॉन्सेप्ट देते रहेंगे, क्योंकि एक साथ कंसेप्ट दे, पहले हम सोचे थे कि एक साथ कंसेप्ट दे दे फिर उसके बाद क्वेश्चन कराए, लेकिन आप लोग को ज़्यादा सुविधा होगा ना कि क्वेश्चन के साथ ही कंसेप्ट हम देते चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन भी देते चलेंगे और साथ में कंसेप्ट भी इसका देते चलेंगे, जहाँ जैसा जरूरत हो। तो चलिए, आप उधर स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, दूसरा है केवल एक परिमेय संख्या होती है, तीसरा है अनंत परिमेय संख्या होती है, चौथा है केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, अनंत परिमेय संख्या होती है। यानी कि कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच में, यानी कि परिमेय संख्या किस रूप में लिखा जाता है, पी बट्टे क्यू के रूप में। तो कोई भी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या लीजिएगा, उस दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्या दोनों होता है। याद रखिए, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या भी होगा और अनंत अपरिमेय संख्या भी होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 अनंत परिमेय संख्या होती है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। दूसरा क्वेश्चन है, यदि x और y शून्येतर, यहाँ पे एक नया वर्ड आया आपको देखने के लिए, शून्येतर। ये आपको ये एक नया वर्ड मिला, शून्येतर। तो शून्येतर मतलब क्या होता है, तो ये तो आप जानते होंगे, शून्य मतलब जीरो होता है और येतर मतलब उत्तर, यानी कि ये शून्य प्लस उत्तर, ये मिल करके बना है। तो यानी कि शून्य मतलब जीरो और उत्तर, यानी कि उत्तर मतलब होता है उससे आगे का भाग, यानी कि शून्य उत्तर, यानी कि शून्येतर, यानी कि शून्य से बड़ा वैल्यू। तो बोलेंगे कोई शून्येतर संख्या बताइए, बोलेंगे आपको कि कोई शून्येतर संख्या बताइए, मतलब शून्य से बड़ा कोई संख्या बताइए। तो कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4, कुछ भी ले सकते हैं। शून्य से बड़ा 3/4 भी ले सकते हैं, 5/6 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यानी शून्य से बड़ा कोई भी संख्या लेना, उसी को बोलते हैं शून्येतर। यानी कि जहां जैसा यूज होगा, कौन सा वर्ड है, नया वर्ड है, उसको हम बताते चलेंगे, आप देखते चलिए। तो यदि x और y, आप क्वेश्चन उधर देख सकते हैं स्क्रीन पे, यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो एक्स स्क्वायर, आपका ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये संख्या क्या होगा, चार ऑप्शन दिया गया है, हमेशा धनात्मक होगा, दूसरा है हमेशा ऋणात्मक होगा, तीसरा है एक्स और वाई के कुछ मानों के लिए शून्य होगा, चौथा है इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो अब एक चीज देखिए, जब ये शून्य से बड़ा, यानी कि एक्स और वाई जो हमारा है, इसमें एक्स एंड वाई, इस एक्सप्रेशन में, इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। इस एक्सप्रेशन में एक्स और वाई दोनों एक शून्येतर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, तो रियल नंबर है, यानी शून्य से बड़ा कोई भी रियल नंबर अगर इसके जगह पे रखेंगे, यानी कि शून्य से बड़ा यानी कि पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे x के जगह पॉजिटिव नंबर रखेंगे, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर आएगा आपका पॉजिटिव नंबर, फिर दो पॉजिटिव नंबर को गुना करेंगे तो पॉजिटिव नंबर, फिर y भी शून्य से बड़ा शून्येतर वास्तविक मतलब पॉजिटिव, तो y भी एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, यानी तीन पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर, यानी एक धनात्मक संख्या। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन होगा, हमेशा एक धनात्मक संख्या होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस का है और थोड़ा सा अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिक्स है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका, इसका ज्योमेट्री से कोई मतलब नहीं है,
समझिए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। आप लोग को देखते हैं चैटिंग खूब करने लगते हैं, चैटिंग बंद करके आप वीडियो पे जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कहीं कोई वीडियो कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप बैक करके भी देख सकते हैं बाद में। अभी तो फिलहाल लाइव चल रहा है तो अभी आप देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि ए और बी। तो चलिए हम ग्राफ को पहले बना देते हैं, उसी अनुसार इसको भी बताएंगे। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है आपका कौन सा संख्या दिखाया गया है, 25,000 यानी 25,000। फिर उसके बाद कितना बिंदु दिया गया है, 2 4 6, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 ये बिंदु है, आपको समझा रहे हैं, देखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और बिंदु दे दिया ये, और फिर दे दिया ये, इसका नाम दे दिया बी, यहाँ पे इसका नाम दे दिया ए, इस बिंदु का नाम, और यहाँ पे दे दिया 39,000 39,000। फिर उसके बाद इसके बाद ये एक पॉइंट है और ये दे दिया 47,000 यानी 47,000। अब बोल रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच के दूरी को बताना है, डिस्टेंस को, यानी कि ये बिंदु समझिएगा, ये बिंदु और ये बिंदु बी, यानी बिंदु बी इस पे है, तो ये दोनों के बीच का ये डिस्टेंस को बताना है, यानी ये लंबाई कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे टोटल ये निकालने वाली है, जैसे कि इधर भी कुछ होगा तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 25,000, यहाँ से यहाँ तक 25,000 यूनिट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर यहाँ से इधर शून्य होगा कहीं पे, तो इस शून्य से यहाँ तक है 25,000 यूनिट। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 39,000, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं ना, इससे माइनस कर देंगे। जैसे आप समझिए ना, जैसे यहाँ 0 है, ठीक है, और यहाँ दे दिए मान लीजिए कि 3 है, और यहाँ दे दिए कि 7 है, तो यानी कि जब यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 7, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो इससे ये घटा लेंगे ना, ये 4 यूनिट का डिस्टेंस। तो और इधर वाला नहीं दिया तो क्या दिक्कत है, मतलब इधर कुछ होगा 0 कहीं पे, वहाँ से इसका डिस्टेंस 3 यूनिट, और फिर यहाँ से इसका डिस्टेंस 7 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इससे ये घट जाएगा। तो उसी तरह इसमें तो क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ तक है 25,000 यूनिट, फिर यहाँ तक है 39,000, तो फिर हमको यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो ये 39,000 में से 25,000 क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो हमारा आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 14,000, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस निकला वो कितना निकल गया, 14,000। देखिए ना, ये 25,000 और 14,000 जोड़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 39, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 14,000 आया। अब यहाँ पे देखिए कितना गैप है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 गैप है, टोटल गैप 7, और टोटल कितना यूनिट का डिस्टेंस, 14,000 का। तो बोल सकते हैं कि 7 यूनिट बराबर 14,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, एक गैप का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000, यानी कि अब ये निकल गया कि यहाँ से यहाँ तक आपका 2,000, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 2,000, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4,000, ऐसे आप सब भाग का निकाल सकते हैं। फिर आगे दे रहा है, अब देखिए, तो ये 47,000 कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ इधर 0 होगा, वहां से यहाँ तक 47,000, ठीक। तो आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 47,000 में से 39,000 को घटाएंगे तो ये डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। तो 47,000 में से 39,000 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 8,000, यानी कि ये डिस्टेंस होगा आपका 8,000। तो 8,000 यहाँ से यहाँ तक कैसे निकाले आप समझ गए, क्योंकि यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक 47,000 और 0 से लेकर यहाँ तक 39,000, समझ रहे हैं। यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक कितना आया, 39,000, और फिर यहाँ 0 से लेकर के यहाँ तक 47,000, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, 47,000 में से 39,000 घटा लेंगे, यानी कि 8,000।
तो 8000 आया, तो टोटल कितना गैप है? एक गैप इस बिंदु से इस बिंदु तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 गैप, 3 गैप और ये 4 गैप, तो टोटल 4 गैप। यानी यहाँ बोल सकते हैं यहाँ 4 यूनिट बराबर कितना आ गया? 8000। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 2000। यानी कि यहाँ भी हर जगह 1 यूनिट का वैल्यू समान है। तो अब बोल रहा है ए से बी का डिस्टेंस बताइए। तो ए से बी का डिस्टेंस कितना यूनिट का है, कितना गैप है, हम काउंट कर लेंगे। तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी कि टोटल कितना यूनिट का है गैप? 7 यूनिट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2000, हर जगह 2000 ये वैल्यू, यहाँ से भी निकाले तो 1 यूनिट का वैल्यू 2000 है। तो 7 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 14000। यानी कि ये 14000 आपका उत्तर होगा, यानी 14000 इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ये कुछ नहीं है, डिस्टेंस का है, बस थोड़ा सा सावधानी से समझना है इसको, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। अभी लॉकडाउन है तो आपको भरपूर टाइम है, आप इसका फायदा उठाइए। क्योंकि क्वेश्चन को छोड़ छोड़ करके नहीं पढ़ेंगे, मतलब एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। 4 नंबर क्वेश्चन है, पाई एक क्या है? पाई एक क्या है? यानी कि क्या बोला है, ऑप्शन दिया है, एक विषम भिन्न है, एक सम भिन्न है, एक अभाज्य संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। आप लोग कभी भी बुक देखते हैं तो पूरे अच्छे से पढ़ते ही नहीं, कहीं भी ये लिखा हुआ रहता है, जैसे देखिए पाई बराबर 22/7, ये लिखना 100% गलत, क्योंकि पाई का वैल्यू होता ही नहीं है। पाई का वैल्यू होता है 3.142857, मतलब इस तरह जाता है। तो चूंकि यहां तक का 2 अंक तक का हमको मैच करता है, जब भाग दीजिएगा ना 22/7 तो ये आपका आएगा। और पाई का वैल्यू और इसका 22/7 का दोनों का ये दशमलव के बाद 2 अंक तक समान आता है, इसीलिए हम लोग ये 22/7 मान लेते हैं। लेकिन उसमें लिखने का तरीका बदल जाता है, वो तरीका क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। देखिए तो यहाँ जैसे अभी हम बोले कि पाई इक्वल टू 22/7 लिखना गलत है, तो लिखना क्या सही है? तो पाई इक्वल टू का साइन नहीं देंगे, वो देंगे ऐसे। अब लिखेंगे 22/7, इसका मतलब क्या हो गया? पाई का मान 22/7 के लगभग है, ये लगभग का साइन होगा। अब सही लगभग, या आप ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे नहीं होता है 100% सही, ऐसे होगा एक ये लाइन और फिर ऐसे, यानी कि ये लगभग का साइन हो गया। यानी पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 22/7 लगभग, यानी इसीलिए ये क्या है आपका, लेकिन 22/7 नहीं होता है, इसका वैल्यू क्या होता है? 3.14 डॉट 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 अनंत तक जाता है। यानी पाई एक अपरिमेय संख्या, 22/7 एक परिमेय संख्या। बार बार गलती होता है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर भी सेम क्वेश्चन ही है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी 5 नंबर भी सेम क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है आपका। 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। 2 प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, तो आपके ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि ऑप्शन के हिसाब से क्या है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारा संख्या हो सकता है ना, लेकिन आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसी में से हमको चुनना है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर, एक इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगा, एक संपूर्ण संख्या होगा, एक धनात्मक संख्या होगा। तो 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर ऑलवेज एक पूर्णांक होगा। क्योंकि अब हम ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप तो टिक कर लिए, लेकिन क्या होगा एक्सप्लेन इसका समझते हैं। तो 2 प्राकृतिक संख्या कुछ भी लीजिए, जैसे 5 और 3, ये दोनों का अंतर जब देखेंगे तो आपका क्या आया? प्राकृतिक संख्या आया, ठीक है।
लेकिन 3 में से 5 ये भी तो प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, तो अब दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर कितना है? -2। तो अब देखिए यहाँ पर तो ये प्राकृतिक संख्या का अंतर प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यहाँ पर दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर, यहाँ प्राकृतिक संख्या है क्या? नहीं, ये इंटीजर है, पूर्णांक है। तो यानी कि क्या बोलेंगे कि दायरा जो हुआ वो बढ़ गया, यानी कि आपका ऑप्शन जाएगा एक पूर्णांक संख्या आएगा। यानी कि धनात्मक भी नहीं बोल सकते हैं कि केवल धनात्मक ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। संपूर्ण संख्या भी नहीं बोल सकते हैं केवल संपूर्ण संख्या ही आएगा, क्योंकि संपूर्ण संख्या भी जीरो से बड़ा ही होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 ही जाएगा। ये हुआ आपका एक्सप्लेनेशन, कारण। फिर नीचे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, पाई का मान नीचे दिया हुआ है, चलिए देखते हैं इसको। ये मैथ्स का 15 क्वेश्चन लगभग करा देते हैं, इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका हिंदी के पेडागोजी का क्वेश्चन, वो भी अभी कराएंगे। बहुत अच्छा सिलेक्टेड क्वेश्चन हिंदी का पेडागोजी का लिए, नया नया क्वेश्चन लिए, ऐसा नहीं कि केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप लोग खूब बनाते हैं, हमेशा इतना बार न बनाए कि आप लोग रट लिए होंगे। सेट में भी प्रीवियस ईयर आपको देंगे तो तुरंत मार लीजिएगा 5 मिनट में, लेकिन थोड़ा नया क्वेश्चन, क्योंकि सीटेट हर बार कुछ ना कुछ नया ही क्वेश्चन डालता है, रिपीट 2 से 3% ही मात्र करता है क्वेश्चन, ज़्यादा रिपीट नहीं करता। 7 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पाई का मान नीचे दिया हुआ है, यानी पाई का मान कितना होता है ये दिया हुआ है 3.141592, मतलब इसी तरह दिया हुआ है, अनंत तक ये संख्या जाता है। ठीक, और हम जो बोले थे 22/7 का मान कितना होता है, तो 22 में 7 से भाग दीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का आएगा, 3 ये इस तरह का आएगा। तो अभी तो हम थोड़ा देर पहले बताए हैं ना, तो ये 3.14 और ये 3 चूंकि दशमलव के 2 अंक तक दोनों का वैल्यू समान है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये पाई का मान लगभग 22/7, या 22/7 को ये भी लिखते हैं कि पाई बराबर 3.14, ये भी बोलते हैं डेसिमल में, और ये फ्रैक्शन में हो गया। तो बोल रहा है दशमलव के बाद सबसे ज्यादा और सबसे कम आने वाले अंक क्रमशः है। अच्छा, तब तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये पाई का वैल्यू जो है वो लिखना पड़ेगा जो दिया गया है आपको क्वेश्चन में। तो पाई का वैल्यू क्या दिया गया है हम लोग देख लेते हैं। तो ये दिया गया है 3.1415, आप लोग उधर क्वेश्चन में देख सकते हैं 1415 9265 3897 9323 93, नीचे लिखते हैं 23 8462 64307। इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर जो पाई का वैल्यू जो दिया गया है, ये पाई बराबर ये जो दिया गया है यहाँ पर, मतलब ये और अनंत तक जाएगा, लेकिन इसमें से इतना ही दिया गया है। तो पाई का वैल्यू ये जो दिया गया है वो दशमलव के बाद, तो यानी ये डेसिमल है, ये डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा और सबसे कम अंक आने वाले क्रमशः है, यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आया है ये आप बताइए। तो सबसे ज्यादा बार अंक इसमें कौन सा आया है, तो हम देखेंगे इसमें से, तो आप चेक कर सकते हैं 1 2 बार आया है, बाई ऑप्शन चेक कर लेते हैं, वैसे तो चेक कर सकते हैं लेकिन अब पूरा चेक करना होगा कि एक तो जैसे 1 2 बार आया है, फिर 4 कितना बार आया है हमको चेक करना होगा। तो चेक करने के लिए एग्जाम में क्या करेंगे वो हम आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ तो हम बनाने के लिए अभी ऑप्शन दिख रहा है, तो वहां भी आपको एग्जाम में दिखेगा। जैसे आपका 4 ऑप्शन क्या है, दोनों तरीका भी बताते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया है आपका, पहला ऑप्शन 3 और 7, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 7 और 3, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3 और 0, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है 4 और 1, यानी कि यही 4 में से कोई एक होगा।
तो यानी कि 4 में से यही कोई एक होगा, तो यानी कि देख सकते हैं सबसे ज्यादा बार और सबसे कम बार, यानी कि 3 सबसे ज्यादा बार है या नहीं है। तो 3 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। देखने से लग रहा है कि सबसे ज्यादा बार है और सब ऑप्शन से। तो यानी कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब चेक करना है ये 7 और 0 में, 7 और 0 में सबसे कम बार कौन सा है। तो 7 7 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 2 बार है, और 0 यहाँ है, एक ही बार 0 दिख रहा है। मतलब आपका ये ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, 3 जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन देखना पड़ा, एग्जाम में क्या होगा तरीका, क्योंकि आपका तो ऑफलाइन एग्जाम रहेगा, तो वहां पे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो वहां तो हम लिख सकते हैं ना, कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे चेक करेंगे ऑप्शन के, ऐसा नहीं कि हम सब चेक करने लग जाएंगे, क्योंकि हम ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे, या तो 3, 4 और 7, यही 3 तो चेक करना है। तो 3 देखते हैं कितना बार आया है, तो सबसे पहले यहाँ ऐसे लिख लेंगे 3 कितना बार आया है। तो 3 3 3 एक बार कट कर देंगे, ताकि परेशानी नहीं हो काउंट करने में। 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, यानी कि 3 आया आपका 4 बार। फिर आप देखेंगे 3 4 बार आया है, तो फिर 7 कितना बार आया है, क्योंकि कम से कम बार लेना है। 7 कितना बार आया है, तो 7 का चेक करेंगे, 1 बार 7 ये और 1 बार ये, यानी कि 7 कितना बार आया है, 2 बार। फिर इसका चेक करेंगे सबसे ज्यादा बार, तो 7 तो सबसे ज्यादा बार है नहीं, तो ये तो ऐसे ही कट गया। फिर यहाँ पे देखेंगे 0 का, तो 0 सबसे कम बार, तो 0 यहाँ देख लीजिए सबसे कम बार, यानी कि 0 कितना बार है, 1 टाइम्स। फिर देखेंगे 4 और 1 में, तो 4 कितना टाइम्स है, 1 2 3, यानी 4 3 टाइम्स ही है, और 3 4 बार है, यानी कि ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऐसे चेक कर लेंगे, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का सभी सब्जेक्ट का बैच बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 8 नंबर, -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या है, कितना है। तो पूर्णांक मतलब आप समझिए, पूर्णांक मतलब उसका संधि विच्छेद कर कीजिए। पूर्ण अंक यानी इंटीजर, इंग्लिश में इंटीजर और हिंदी में पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, यानी पूर्ण अंक, पूरा पूरा अंक कौन सा है। तो -3 से छोटा बोल रहा है, तो ये -3 हो गया और ये -8। तो छोटा क्या होता है, बाई तरफ, और दाहिने नंबर सिस्टम में, नंबर लाइन में यहाँ -3 हो गया, नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करते हैं -8, और इधर मान लीजिए कि यहाँ 0 हो गया। तो इस तरफ जाने पे क्या होता है, वैल्यू बढ़ता है, इधर आने पे घटता है। तो -3 से छोटा मतलब इस तरफ आएंगे, और -8 से बड़ा मतलब इधर आएंगे। कितना पूर्णांक है, तो -3 के बाद इधर कितना होगा, -4, फिर -5, -6, -7। तो यानी कि ये दोनों के बीच में, तो 1 2 3 4 कितना पूर्णांक है टोटल, 4। यानी आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर 3 उत्तर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल, यहाँ पे गुना करना है। तो यहाँ पे चलिए फिर इसी में बता देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, इसमें बोल रहा है -3 और -7 के बीच। तो ये -3 और ये -7, इसको छोड़ दीजिए। तो ये दोनों के बीच जो संख्या होगा उसका गुणनफल, पूर्ण संख्या का, यहाँ बोल दिया पूर्णांक, तो पूर्ण संख्या का, तो ये दोनों के बीच में कौन सा पूर्ण संख्या होगा, ये 3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 20 और 20 6 120, और साइन आएगा किसका, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, यानी -120। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 10 नंबर क्या है। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से, हाँ अब देखिए मैथ्स में जो होता है ना, सबसे ज्यादा परेशान जो क्वेश्चन करता है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ही करता है।
क्योंकि उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। जैसे आप लोग को अगर कैलकुलेशन वाला दे दिया जाता है ना तो तुरंत बना लेते हैं, आदत होता है। जैसे अगर 2+2 इस तरह का कुछ कैलकुलेशन दे दिया या कोई भी सिंप्लीफिकेशन दे दिया तो उसको आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन स्टेटमेंट वाला क्या होता है आप लोग नहीं पढ़ना चाहते। देखते हैं, बहुत ही ईजी रहता है। जबकि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है। तो अब बताइए, 3 विषम संख्या हो या 2 विषम संख्या हो, कोई भी 2 विषम संख्या यानी ऑड नंबर, तो ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर को जब गुना करेंगे तो ऑलवेज ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा? ऑलवेज ऑड नंबर ही आएगा। या आप ऑड नंबर यानी विषम संख्या इंटू ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर, यानी ये तीनों को गुना करेंगे तो भी एक ऑड नंबर ही आएगा, यानी विषम संख्या ही आएगा। यानी कहने का मतलब ऑड इंटू ऑड ऑड, और फिर इसमें एक बार और गुना करेंगे तो क्या आएगा? ओवरऑल ऑड ही आएगा। यानी कि ये कौन सा कथन बोल रहा है सही है? तो ये तो आपका कथन सही नहीं होगा पहला, क्योंकि बोल रहा है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होगा, यानी कि बोल रहा है इवन नंबर होगा, तो इवन नंबर नहीं ना होगा, ऑड नंबर होगा। तो इसीलिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। जी नहीं, एक सम संख्या कोई भी एक इवन नंबर माइनस एक ऑड नंबर लीजिए तो ऑलवेज आपका जो उत्तर होगा ऑड नंबर ही होगा। जैसे कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, जैसे 8 में से ऑड नंबर घटाइए यानी कि 3, कोई विषम संख्या 3 घटाएंगे तो आपका जो उत्तर होगा 5, यानी ये एक विषम संख्या ही होगा, यानी ये भी सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होता है। तो ये सही है, क्योंकि 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होता है। तो 2 विषम संख्या यानी कि 2 ऑड नंबर लीजिएगा, तो 2 ऑड नंबर यानी 2 विषम संख्या का योगफल जो होगा वो एक इवन नंबर आएगा। क्या आएगा आपका? इवन नंबर आएगा, यानी सम संख्या। और फिर इसमें जब एक सम संख्या जोड़िएगा तो आपका क्या आएगा? सम संख्या आएगा, इवन नंबर आएगा। इसीलिए बोल रहा है ऑड प्लस इवन, क्या आएगा आपका? इवन। तो यानी ऑप्शन नंबर 3। देखिए आप लोग क्या है ना, जैसे कोई क्वेश्चन पढ़े उसको, ठीक है, और उसमें 4 ऑप्शन जो है उसमें जो सही लगा मार दिए, लेकिन नहीं, हमको जब प्रैक्टिस करना है, अच्छे से कमांड करना है मैथ्स पे, तो क्या करेंगे, उसका और जो 4 ऑप्शन है उसको हम देखेंगे कि आखिर उसमें क्या एनालिसिस हो सकता है उसका। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका 15 क्वेश्चन करवा देते हैं अभी मैथ्स का, उसके बाद हिंदी का पेडागोजी का भी क्वेश्चन करवाएंगे, और आप लोग को अभी टेस्ट का पासवर्ड भी देंगे, क्विज का जो क्विज होने वाला है उसका हम पासवर्ड भी देंगे अभी थोड़ा देर बाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन सही है? 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। 2 अभाज्य संख्या का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है, ये सही नहीं है। 2 अभाज्य संख्या, जैसे कि एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 3 और दूसरा 5 लिए, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या ये भी एक अभाज्य संख्या है? नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन सही नहीं होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, ये भी गलत है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 होता है। और इसमें एक और बात, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो एक सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर लीजिएगा वो एक विषम संख्या ही है। जैसे ले लीजिए 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कोई भी संख्या आगे का ले लीजिए, ये सब एक ऑड नंबर विषम संख्या है। लेकिन 2 ही एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर, ऐसा अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए उसी से रिलेटेड है, हम उसी तरह इसको अरेंज किए हुए हैं, ये हमारा खुद से अरेंज किया हुआ है ये असाइनमेंट, क्योंकि हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम अरेंज कर दिए हैं क्वेश्चन को।
ताकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को एक साथ ही करते चले। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभी अभी हम बताएं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। और कोई बोले कि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्यों नहीं होता है, तो चूंकि इसका 2 फैक्टर नहीं होता है, इसका केवल और केवल 1 फैक्टर होता है इसीलिए। और अभाज्य संख्या का डिफिनीशन होता है कि जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर, केवल और केवल 2 फैक्टर, तो एक तो होगा 1 और दूसरा स्वयं एक संख्या 2। फिर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर भी उसी से रिलेटेड है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर वही रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था पेपर 1 में, यूपी टेट के, सॉरी ये उत्तराखंड टेट में पूछा गया है। और ये 13 नंबर क्वेश्चन भी सेम रिपीट कर दिया आपका क्वेश्चन। और ये क्या कर दिया, ये 2016 में पूछ दिया, मतलब 2-4 क्वेश्चन रिपीट भी करता है, यानी आपको प्रीवियस ईयर ही आपको बताएगा कि अगला एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 13 नंबर की 2 अभी बता दी। 14 नंबर देखिए, फिर 14 नंबर रिपीट ही कर दिया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या होगा 2 ही होगा। ये भी 2017 में पूछा गया, देखिए 2016 में पूछा पेपर 1 में, यूपी टेट में, फिर यूपी टेट में ही पेपर 1 में रिपीट कर दिया क्वेश्चन 2017 में। फिर 15 नंबर सबसे छोटा ऋणयेत्तर, अब देखिए ऋणयेत्तर अभी अभी बताए हैं शून्येत्तर का मतलब, शून्येत्तर मतलब शून्य मतलब 0, अभी अभी बताए थे आपको। देखते हैं ये 15 नंबर क्वेश्चन आपका, अभी अभी हम इसका मतलब अभी बताए थे पीछे। ये शून्येत्तर मतलब शून्य से बड़ा, और ऋणयेत्तर है, क्या है आपका ऋणयेत्तर। ऋणयेत्तर का मतलब क्या हो गया, ऋण मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, ये समझ रहे हैं। ऋणात्मक मतलब निगेटिव वैल्यू होगा उससे बड़ा, यानी कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में अभाज्य संख्या, अभाज्य पूर्णांक, तो पॉजिटिव अभाज्य पूर्णांक कौन सा होता है, यानी कि सबसे छोटा कौन सा होगा 2, यानी कि इसका कुछ शून्येत्तर मतलब होता है शून्य से बड़ा, और ऋणयेत्तर मतलब कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं, यानी ऋणात्मक संख्या से बड़ा। तो ऋणात्मक संख्या से बड़ा क्या होगा, 0 से बड़ा कुछ भी ले लीजिए नंबर, यानी कि 0 के पहले का कोई भी नंबर नहीं लेना है। तो 0 या 0 से बड़ा का ये टोटल क्या हो जाएगा, धनात्मक, यानी इसको बोलेंगे ऋणयेत्तर, यानी ऋण से बड़ा संख्या। तो ऋण से बड़ा यानी कि आपका हो गया ये होल नंबर। तो होल नंबर में अब बताइए आप कि कौन सा है जो सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक है। तो सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक तो आप जानते हैं केवल और केवल 2 होता है। चलिए अब चलते हैं, 15 क्वेश्चन हो गया, फिर कल इसके आगे हम बताएंगे, नंबर सिस्टम का ही रहने देते हैं इतना ही। इसके आगे हम लोग देखते हैं हिंदी पेडागोजी का कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन क्या है आपका। आप यहाँ स्क्रीन पे देखिएगा, हम इधर मोबाइल में देख लेते हैं क्वेश्चन। तो हिंदी का ये पेडागोजी का क्वेश्चन करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। तो इस तरह का क्वेश्चन लिया गया है ताकि एक क्वेश्चन से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, उस तरह का क्वेश्चन लिया गया। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन सेट करने में कुछ गड़बड़ी हो गया था, ठीक है, तो 1 से 15 तक का हम अगले दिन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग आगे पीछे से। आज 16 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसमें तो लिखने का जरूरत नहीं है, तो चलिए आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। पहला 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अध्यापक द्वारा बोलकर किया जाने वाला वाचन कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, सामूहिक वाचन, मौन वाचन। तो कौन सा वाचन है। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना कि 4 ऑप्शन दिया गया है, तो उसमें उत्तर नहीं पता चल पाता है कि क्या सही होना चाहिए। तो उसमें एक और तरीका होता है बनाने का, ऑप्शन छोड़ने का। यानी कि अगर 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, मान लीजिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ क्वेश्चन दिया गया,
तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन का उत्तर हमको नहीं आ रहा है, तो हम ऑप्शन छोड़ते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन का ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा, ऐसे करके बनाते हैं। और एक तो तरीका होता है कि ये 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन आपको दे दिया है, तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े, अब ये चारों में से कौन सा उत्तर है हमको पता है, यानी कि ऑप्शन 2, तो ये मार दिए, एक तरीका ये। और दूसरा तरीका क्या, अभी जो बताया, दूसरा तरीका ये कि अच्छा ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, इसका मतलब 2 होगा, तो इस तरीका से। तो ये 2 तरीका होता है बनाने का। तो यहाँ पर 16 नंबर में भी हम उसी तरह कुछ कर सकते हैं, तो अनुकरण वाचन, यानी कि अनुकरण करना दूसरे का, यानी कि आप जो बोल रहे हैं वही हम बोल रहे हैं, तो अनुकरण तो होगा नहीं। तीसरा में है सामूहिक वाचन, तो सामूहिक वाचन मतलब इकट्ठे समूह में जब चर्चा किया जाता है, तो सामूहिक वाचन भी नहीं, क्योंकि हम बोल रहे हैं अकेले और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सामूहिक वाचन भी नहीं हुआ। फिर मौन वाचन, मौन वाचन तो खुद ब खुद मौन वाचन हो गया, जैसे पूजा करते हैं हम लोग, तो मौन वाचन उस समय हो गया, तो ये भी नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या जाएगा, आदर्श वाचन। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया का पहलू है। पहला है उद्देश्य, दूसरा है अधिगम अनुभव, तीसरा है मूल्यांकन विधि, चौथा है सभी। तो आपका उत्तर होगा सभी, उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन विधि, यानी कि ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, चैट बॉक्स में, कि आपका उत्तर क्या है। हाँ, आपका उत्तर नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि लैपटॉप उधर ऑन है, उस तरफ की उधर की तरफ है, लेकिन आप लोग का कमेंट हम बाद में देखेंगे लाइव चैट, तो आप लोग अपना उत्तर भी देते चलिए, ताकि हम देखेंगे कि कितने लोगों का सही हो पा रहा है। इसमें नंबरिंग नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं है, जो ऊपर के लाइन में है वो 1 नंबर है, जो दूसरा लाइन में है वो 2 नंबर ऑप्शन है, जो तीसरा लाइन में है वो 3 नंबर ऑप्शन है, जो चौथा लाइन में है वो 4 नंबर ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस अभिक्रमित अनुदेशन में मंदबुद्धि बालक ही रुचि लेते हैं। पहला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा है साखीय अभिक्रमित अनुदेशन, तीसरा है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, चौथा है कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा पहला, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। हो सकता है ना कि ये सब टॉपिक पेडागोजी रिलेटेड जब क्वेश्चन दे रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आपको लगे कि नहीं पढ़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसका कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़े होंगे, तो उसका हम पीडीएफ देखते हैं, तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजवा दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में इकाई योजना को समावेशित करने का श्रेय जाता है मॉरिसन को, हर्बर्ट को, फ्रायड को, ब्लूम को। तो आपका क्या होगा उत्तर, नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए क्या होना चाहिए उत्तर। आपका जो उत्तर है मॉरिसन, क्या है उत्तर, मॉरिसन। फिर नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, दूसरा है भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है, तीसरा है भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप में ही सीखे जाते हैं, चौथा है भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। तो आपका यही है, यानी कि भाषा के कितने कौशल होते हैं, 4 कौशल। कौन कौन होता है आप लोग को भी याद होना चाहिए, 4 कौशल कौन कौन होता है। आगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी चर्चा कर ले सकते हैं। तो 4 कौशल होता है, तो 4 कौशल में सबसे पहले क्या आता है, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, यानी आपका 4 कौशल ये होता है। तो ये चारों एक दूसरे से क्या होता है, अंतः संबंधित होता है एक दूसरे से, तो यानी आपका 4 नंबर ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है 21 नंबर,
ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयुक्त होता है। कैसेट, ट्रांसपेरेंसी, पाठ्यपुस्तक, हस्तलिपि। तो क्या होता है, प्रोजेक्टर में क्या लगा हुआ होता है, तो ट्रांसपेरेंसी होता है। फिर नेक्स्ट है 22, ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है। मूल्यांकन पर, उद्देश्यों पर, मापन पर, प्रयोजना पर। किस पर आधारित है, उद्देश्यों पर। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है बुद्धि परीक्षण द्वारा, निबंधात्मक प्रश्नों से, प्रोजेक्ट परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। तो आपका उत्तर कौन सा होगा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। क्योंकि हम आप लोग को अगर धीरे धीरे बताएंगे पूरा ऑप्शन सही तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक बार अभी देख लीजिए ऑप्शन बनाने का, और आपको अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगे तो अभी हम वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, आप बैक करके बाद में फिर से देख सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन स्टॉप करके कि अच्छा ये क्वेश्चन पे क्या डिस्कस, आप उस पर घर बैठ के एनालिसिस कीजिए कि हाँ इस क्वेश्चन का उत्तर ये कैसे हो, आप कर सकते हैं। और आज का पहले हम पासवर्ड बता दें, आज का जो टेस्ट होने वाला है उसका पासवर्ड होगा, आज का पासवर्ड होगा 10245। ये आपका पासवर्ड होगा 10245, यही आपका पासवर्ड होगा, याद रखिएगा। तो आज जो टेस्ट दीजिएगा आप लोग को लिंक भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो कितना नंबर क्वेश्चन पे थे, 22 हो गया। 23, हिंदी शिक्षा में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। तो उपलब्धि की जांच की जा सकती है बुद्धि परीक्षण द्वारा, निबंधात्मक प्रश्नों से, प्रोजेक्ट परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। तो आपका उत्तर क्या होगा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। 24 नंबर, अधिसूचना का प्रकाशन कहा जाता है। ये भी देखिए जैसे थोड़ा सा है ना, क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन खुद ब खुद भी करके समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाशन कहा जाता है, पहला है राजपत्र, दूसरा है समाचार पत्र, तीसरा है सूचना पत्र, चौथा है कोई नहीं। यानी कि कोई भी अधिसूचना आप देखते होंगे भारत सरकार का निकलता है तो उसका एक जैसे ही देखते होंगे तो एक राजपत्र बना हुआ रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है भारत सरकार हिंदी में, उसके बाद यहाँ पे कोई सूचना रहता है। आप ध्यान दिए होंगे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारा मैसेज आया होगा, भारत सरकार का कोई नोटिस, तो उसको बोला जाता है राजपत्र। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण की, 25 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास किसकी मदद से किया जा सकता है। तो केवल बातचीत से, लोक संगीत से, शास्त्रीय संगीत से, लोक और शास्त्रीय संगीत से। आप लोग बताइए कौन सा उत्तर होगा। इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी बता सकते हैं। भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास किसकी मदद से किया जा सकता है, तो लोक संगीत की मदद से किया जा सकता है। 26 नंबर, भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है। अब देखिए यही क्वेश्चन अभी पीछे हम एक्सप्लेन किए हैं। भाषाई कौशल, सबसे पहले भाषाई कौशल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले बोलता है कि पहले सुनता है। अब ऐसा नहीं बोलिए कि सर जब जब गर्भ में रहता है तो उस समय सुनता है, पहले नहीं, जन्म लेने के बाद सबसे पहले वो क्या होता है, ये भाषा में आता है। लेकिन आप लोग जब जन्म, तो जो लोग जैसे आप लोग नहीं पढ़े हुए हैं, बीएड नहीं किए हुए, तो जो घर में का कोई भी अगर महिला है तो वो जब बच्चा जन्म लिया तो वो क्या देखेगा, वो तो यही देखेगा ना कि बच्चा जब जन्म लिया तो सबसे पहले बोलता है यानी रोता है चिल्लाता है, तो यानी कि बोलता है। सबसे पहले बच्चा बोलता है, उसके बाद सुनता है। लेकिन ये भाषा कौशल नहीं। भाषा कौशल में क्या होता है, पहले इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में। भाषा जैसे जन्म लेता है बच्चा तो पहले बोलता है फिर सुनता है, लेकिन भाषा कौशल में क्या होता है, पहले जब तक नहीं सुनेगा बोल ही नहीं सकता,
जब तक आप नहीं सुनिएगा, ये सुनना, जब तक आप नहीं सुनिएगा आप नहीं बोल सकते हैं। तो सबसे पहले होता है भाषा कौशल में 4, अभी अभी बताएं, 4 क्रम होता है। पहला होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, यानी सुनेगा तभी बोलेगा, फिर तीसरा होता है पढ़ना, फिर चौथा लिखना। तो तीसरा है पढ़ना, यानी कि जब पढ़ेगा तभी लिखेगा। तो यानी कि ये 4 क्रम में होता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर, गद्य शिक्षण की किस विधि को सुकरात विधि कहते हैं? ये आप लोग पढ़ते हुए आए होंगे पहले से ही। समीक्षा विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि। तो आपका दूसरा नंबर ऑप्शन जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। 28 नंबर, किस विधि से छात्र सबसे अधिक अच्छी तरह सीखते हैं? किस विधि से, ये आप लोग पढ़े होंगे। किसका क्वेश्चन है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी स्वयं करके सीखना। तो क्या जाएगा आपका उत्तर? देखकर, सुनकर, स्वयं करके, पढ़कर। तो ऑप्शन नंबर 3 स्वयं करके, यानी लर्निंग बाय डूइंग। बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग कि कोई भी बच्चा जो खुद से करेगा वो ज्यादा सीखेगा। 29 नंबर देखते हैं, शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? तो सबसे कमजोर विधि कौन सी है? 4 ऑप्शन है, संवाद विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रोजेक्ट विधि, दृश्य श्रव्य विधि। तो सबसे कमजोर विधि है पाठ्यपुस्तक विधि, क्योंकि संवाद विधि, जब संवाद करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा अच्छे से समझ पाइएगा। प्रोजेक्ट, मान लीजिए किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करके बता रहे हैं। प्रोजेक्ट करना मतलब कि समझ लीजिए ना, किसी को जैसे एक्सप्लेन करना, जैसे प्रोजेक्ट का मतलब प्रोजेक्टर से मत ले लीजिएगा, एक तरह से रिलेटेड है बट वो नहीं हुआ। प्रोजेक्ट करना मतलब कि किसी भी चीज को हम एक्सप्लेन करना, यहाँ दिखाना। जैसे किसी भी, जैसे आप लोग समझते होंगे इमेजिन करना एक होता है, लेकिन इमेजिन नहीं, उस भौतिक वस्तु को ला करके आपको दिखाना। जैसे हम बोल रहे हैं कि अच्छा मोबाइल से ये होता है, और एक होता है कि अच्छा मोबाइल हम ला करके दिखाएं, ये हो गया। तो वही एक प्रोजेक्ट करना कि ये प्रोजेक्ट विधि, और एक होता है दृश्य श्रव्य। तो दृश्य श्रव्य विधि से अभी आप जो पढ़ रहे हैं, तो ये भी अच्छा विधि है एक। लेकिन आपका उत्तर क्या है? बोला है कमजोर विधि। तो पाठ्य पुस्तक विधि, यानी कि आपको केवल हम नोट्स अभी भेज दें टेलीग्राम पे और बोल दें कि आप पढ़ लीजिए, तो पढ़ करके आप कितना समझ लीजिएगा, वही बात। फिर नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? 4 ऑप्शन दिया गया है, शब्दों का अर्थ, दूसरा है मुख्य बिंदु या विचार को ग्रहण करना, तीसरा है वाक्यों का अर्थ, चौथा है द्रुत गति से पढ़ना। तो आपका इसका उत्तर क्या होगा? दूसरा नंबर, मुख्य बिंदु या विचार को ग्रहण करना। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और ये सीटेट और स्टेट का क्लास चलेगा। एक और बात अभी हम थोड़ा चर्चा कर ले, बस 2 मिनट। जैसे STT का आपका एग्जाम तो कैंसिल हो ही चुका है, अब क्या कीजिएगा, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, कोई भी लोग, ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं कुछ। लेकिन एक और नोटिस आया है कि बहुत जल्दी एग्जाम लिया जाएगा, ये भी एक नोटिस आया है कि बहुत जल्दी। तब जल्दी कब ले? तो लॉकडाउन में तो लेंगे नहीं। तो अब लॉकडाउन कब खुलता है? 1 महीने में खुलता है, या 1.5 महीने में, या 15 महीने में सब कुछ नॉर्मल होता है, या 20 महीने में नॉर्मल होता है, या 4 महीने में नॉर्मल होता है, ये कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन एक नॉर्मल हम लोग आंकड़ा लेकर चलते हैं कि 3-4 महीने में सही हो जाना चाहिए। तो उसी के हिसाब से अगर आप लोग का पहले जैसा अगर आदत रहा कि जब नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि फॉर्म तो भराएगा नहीं, फॉर्म भरने का तो नोटिफिकेशन आएगा नहीं, बस डायरेक्ट आएगा कि एडमिट कार्ड इस डेट को एग्जाम होगा, इस डेट से एडमिट कार्ड मिलेगा, बस ये। तो आपको जो टाइम मिलेगा ना, जब जो नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके बाद 15 से मात्र 20 दिन का ही टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तब आप उस समय हड़बड़ाइएगा, तो उस समय 15-20 दिन में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर अभी से भी अगर कंटिन्यू अगर आप अपना पढ़ाई जारी रखते हैं थोड़ा थोड़ा करके ही,
तो समझिए कि अगर 2-3 महीने का अगर आपको टाइम मिल जाता है, 2 महीने, 2 से अगर 1.5 महीने का भी मिल जाता है, तो आपका बहुत अच्छा तैयारी हो सकता है एसटीटी का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अगर स्टार्ट अगर क्लास आप लोग अगर मैथ्स का क्लास एसटीटी का करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैथ्स और रीजनिंग का दोनों का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो हम आपका कमेंट पढ़ेंगे, उसी के आधार पे हम आगे का प्लान डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। चलिए रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल 10 बजे। और हाँ, जो आपका टेस्ट का जो पासवर्ड दिए है पीछे, उस पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा। लिंक आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा थोड़ी देर बाद। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं या टेलीग्राम चैनल, नीचे लिंक हमारा दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम उसका लिंक भेज देंगे टेस्ट का, तो उसको ओपन करके, और पासवर्ड नहीं भेजेंगे क्योंकि पासवर्ड तो हम इस वीडियो में बता देंगे। तो वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट जरूर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे कल 10 बजे।